हाय एवरीवन, वेलकम एंड गुड इवनिंग ऑल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। क्लास 8 की हमने हिस्ट्री स्टार्ट कर रखी थी, जिसके हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा लास्ट चैप्टर है 9 चैप्टर, और इसमें हम करने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जैसे कि रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन के बारे में, और बहुत से आंदोलनों के बारे में, और इसमें किस किस ने हिस्सा लिया, कौन से कानून पारित किए गए, कौन से कानूनों को रद्द किया गया, इन सभी के बारे में आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। और काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इसलिए एक बार में एक ही वीडियो में ये कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए इसको आज हम हाफ करेंगे, कल हाफ करेंगे। इस तरह से आसानी से समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन किस प्रकार से हुआ 1800, 1700 और 1947 तक के दशक को। ये यहाँ पर आंसू गोले छोड़ते हुए देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है प्रदर्शनकारियों पर आंसू के गोले छोड़ती हुई पुलिस। ये यहाँ पर लिस्ट दी गई है चैप्टर की, जो हमने पीछे कर लिए हैं क्लास 8 में, कि हमने क्या क्या पढ़ा है क्लास 8 में। भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा, इसी से चैप्टर हमारा क्लास 8 की हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। नए कानून और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत हुई थी। किसान और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्था को चुनौती और सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति और हस्तकलाओं का पतन, उद्योगों का विकास, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, उपरोक्त बदलाव ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया है। ये देश क्या है, किसके लिए है, इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया है कि भारत का मतलब यह है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, जाति, रंग, पंथ, भाषा, जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश, इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया है कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी के ऊपर कब्जा जमाए हुए, और जब तक ये नियंत्रण खत्म नहीं होगा, भारत यहाँ के लोगों का और भारतीयों का नहीं हो सकता। यानी कि उन्होंने बताया है कि भारत जो है, भारत इस देशवासियों का है, यहाँ पर किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं होगा। और ये सभी कब होगा, जब अंग्रेजों से हम छुटकारा पाएंगे। जब तक ये अंग्रेजों के हाथ में है, हमारे लोगों को भारत हमारा नहीं मिलेगा। आगे देखिए, यह चेतना 1850 के बाद बने राष्ट्रीय संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी, और 1870 से लेकर 80 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में ये चेतना गहरी हो गई थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवर जो थे, उनके हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह की प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा, नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या फिर सबके लिए, सर्व का सभी मतलब होता है, और जनिक का लोग। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं होते थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु होंगे। संप्रभुता एक आधुनिक विचार एवं राष्ट्रभाषा का बुनियादी तत्व है। ये संगठन इस धारणा से चलते हैं कि भारतीय जनता को इस अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। 70-80 के दशकों में देखिए, ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हो गया था, और 78 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया था। अब ये आपसे पूछा गया, आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ था? 1878 में। आप इसको एक जो है कागज़ और पेन लेकर के साथ में बैठ जाइए। ये जो एक्ट कब पारित हुए, कौन सा कानून कब पारित किया गया, कब लागू हुआ, इन सबको आप नोट करते हुए चले, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। और उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया था। अब देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कब पारित हुआ था? 1878 में ही, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप करा सके। और इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है, तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिटेल में। देखिए, वर्नाकुलर एक्ट, ये देखिए आपसे ये पूछेगा कि वर्नाकुलर एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है। फिर ये आपको 2-4 लाइनें दे देगा, तो आपको ये चीज़ें पढ़ी हुई जो होंगी ना, तो आपको अच्छे से याद रहेंगी एग्जाम में।
देखिए इस कानून में क्या प्रावधान था कि अखबार में अगर कोई भी आपत्तिजनक चीज छपेगी तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर लेगी। 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था और इसको लेकर के काफ़ी हंगामा भी हुआ था। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या फिर यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। कौन? भारतीय न्यायाधीश, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित कर सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने ये विधेयक वापस लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया था और इस घटना में भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था। प्रचारक क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रचार प्रसार या फिर रिपोर्ट, बैठक और भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करे, यानी लोगों तक अपनी बात को पहुंचाए। आगे देखिए, पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 में ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया था। किसने? इल्बर्ट विधेयक ने। बिल लगा लो या विधेयक। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया और संगठन के प्रारंभिक नेता कौन थे? दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त एवं सुब्रमण्यम अय्यर। कब की थी? 1885 में। आगे देखिए, प्राय बम्बई और कलकत्ता के थे ये अन्य सदस्य जो थे। कहाँ के थे? बम्बई और कलकत्ता के। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया था और सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका निभाई थी। आगे देखिए, साथ में ये देखिए फोटो दादा भाई नारोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों का बहुत ही तीखी आलोचना की गई है। आप ये पुस्तक का नाम याद रख लेना। क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसकी है? दादा भाई नारोजी की। उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि अपने जो है पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों से लिहाजा से मध्यमार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह देने के लिए आवाज़ उठाई थी। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिया जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं और इस काम के लिए उसने मांग की। सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षाएं आयोजित की गई थी, यानी कि वो भारतीयों को जो है हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करती थी, आवाज़ उठाती थी। कानून निरस्त करने का मतलब होता है किसी भी कानून जो बना हुआ था उसको समाप्त कर देना। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग और नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर ये मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं देने चाहिए। उनका मानना था कि भारतीय जनता है उसको किसी भी को भी जिम्मेदारी भरे पद नहीं मिलेंगे, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग किया जाए, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दें, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए। जो आर्म्स एक्ट लागू किया था उसको जो है निरस्त यानी कि समाप्त कर दिया जाए और अभिव्यक्ति एवं बोलने की स्वतंत्रता सभी को दी जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए थे। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रही है। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार जमींदार विपन्न हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम की जाए और फौजी खर्चों में कटौती की जाए। यानी कि कांग्रेस ने क्या किया था कि ब्रिटिश शासन जो भारत में जो ब्रिटिश शासन चल रहा है उसकी वजह से सब जगह महंगाई बढ़ गई है, कर लगा दिए हैं, तो इनको ख़त्म किया जाए। और देखिए, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव और भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबत के बारे में बहुत से प्रस्ताव पारित किए गए थे। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, जमींदार और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी।
मध्यमार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और ये साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन क्या है, देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत जो है, देखिए, जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे थे। लेकिन मध्यमार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। कांग्रेस क्या थी, भारतीयों के हक में थी, ब्रिटिश शासन को खत्म करना चाहती थी, इसलिए उसने काफ़ी जो है आवाज़ें उठाई। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा क्या है, आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य एवं पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे और उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचनाएं की थी और आत्मनिर्भरता व रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादे पर नहीं बल्कि उनकी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। यानी कि वो लोगों को क्या शिक्षा दे रहे थे कि लोग वो सरकार के इरादों पर ना जाएं, कि उनको लगता था कि सरकार के इरादे नेक हैं, तो इरादों पर ना जाएं बल्कि उनकी ताकत के ऊपर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर के रहूँगा। आगे देखिए, 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ये भी आपसे पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। 1905 में वायसराय कर्जन ने। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार व उड़ीसा के कुछ भाग ही उस समय बंगाल का हिस्सा थे और अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है कि इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसर व व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय इसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगा दें और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई और मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी जो नेता थे, कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया था। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया और यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था। परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। सबसे ज़्यादा ताकतवर और शुरुआत कहाँ से हुई थी? बंगाल से। ये देखिए, बाल गंगाधर तिलक। ऊपर चित्र दिया गया है। मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए। तिलक के संपादन में निकलने वाला मराठी अखबार केसरी है। ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। ये यहाँ पर है बाल गंगाधर जी का चित्र। और ये देखिए, आंदोलन जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें लाखों लोग शामिल हुए हैं, उनकी फ़ोटो दी गई है। किस लिए था स्वदेशी आंदोलन, इसके बारे में भी जानेंगे। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। अब ये भी पूछेगा कि वंदे मातरम आंदोलन को दूसरे किस नाम से जाना गया, तो स्वदेशी आंदोलन, या फिर आपको पूछ लेगा कि स्वदेशी आंदोलन को डेल्टा इलाकों में किस नाम से जानते थे, तो वंदे मातरम आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यम, राष्ट्रीय शिक्षा एवं भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। यानी कि उनका कहना था कि सिर्फ अपने देश की चीज़ों को यूज किया जाए। आगे देखिए, स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने एवं ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया था। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक बन गए थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी थी। 1906 में मुसलमान जमींदार व नवाबों के एक समूह ने ढाका को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया था। देखिए, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। आगे देखिए, युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया और इस विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला और बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद एक समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया व अफ्रीका के लोगों को किस तरह से
शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत के औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई और इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार व समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे और जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को एक नई प्रेरणा मिली। महात्मा गांधी का आगमन। इन्हीं हालातों में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए थे। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहां पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी एवं लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील, मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। ये आपसे पूछेगा 1900 जो है नस्ल भेदी आंदोलन कहाँ पर था और जो है इसमें किसने हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी ने अफ्रीका से भारत लौटे थे, वहाँ पर उन्होंने नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी से पहले पहले साल पूरे भारत का दौरा किया और इस दौरान वे यहाँ के लोग उनकी ज़रूरत और हालात को समझने में लगे थे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा व अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आया था। देखिए, और इन आंदोलन के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद एवं वल्लभ भाई पटेल से परिचय भी हुआ था। इन्हीं आंदोलनों के जरिए किनसे उनकी मुलाकात हुई? राजेंद्र प्रसाद व वल्लभ भाई पटेल से। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल की सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। ये लाइन भी आप याद रख लेना। 1918 में कब किया था? अहमदाबाद में 1918 में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक उन्होंने नेतृत्व किया। आइए अब 1919 और 1922 के बीच के आंदोलन की कुछ गहराई से उनको देखते हैं। सत्याग्रह, रोलेट एक्ट कब हुआ था? रोलेट सत्याग्रह या एक्ट बोल लो। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने व पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत या फिर निरंकुशतावादी बताया था। रोलेट एक्ट को शैतान की करतूत एवं निरंकुशतावादी किसने बताया था? मोहम्मद अली जिन्ना व अन्य नेताओं ने। आगे देखिए, गांधी जी ने लोगों का आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब? 6 अप्रैल 1919 को किसने जो है ये आह्वान किया था? महात्मा गांधी जी ने। और हड़तालें की जाएंगी। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि ये मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को चुनने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी 13 अप्रैल के दिन, कब? 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड किसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा एवं गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। अब नाइटहुड की उपाधि किसने वापस लौटाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब? जब 13 अप्रैल को अमृतसर में जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया था? अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। और सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू व मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किया। महात्मा गांधी भी चाहते थे कि उनकी राय में भारत यहाँ रहने वालों और सभी लोगों यानी कि सभी हिंदू, मुसलमान, अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। उनका मानना था कि सभी जो है देश है, हिंदू मुस्लिम सबका है, तो सबको मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इस तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत ही सख्त संधि सौंप दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों ने भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए और खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली व शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। कौन? मोहम्मद अली व शौकत अली।
गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस ने आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचार यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर के अभियान चलाए और स्वराज्य की मांग करे। 21-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए और मोतीलाल नेहरू, CR दास और C राजगोपालाचारी OM आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि जो थी उनको वापस लौटा दिया। विधानमंडलों का बहिष्कार किया। जगह जगह पर लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई एवं 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आई। परंतु ये तो आने वाले तूफान की पहली झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। लोगों की पहलकदमी यानी कि पहल किसने की? कई जगह पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों एवं समूहों ने महात्मा गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब के अर्थ निकाले। इस तरह के रास्ते अपनाए जो कि गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाया। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी व गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए और इन सत्याग्रह में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना ही अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। और इसका विरोध किस लिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संस्थानों पर उनके अधिकारों को बहुत ही सीमित कर दिया। उन्हें यकीन था कि महात्मा गांधी जी उन पर लगे कर उनको कम कर देगी और वन कानूनों को खत्म कर देगी। बहुत सारे वन गांव में किसानों ने स्वराज का ऐलान किया एवं क्योंकि उनको उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। सिंध मौजूदा पाकिस्तान में है, जो कि उसमें मुस्लिम व्यापारी एवं किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत ही उत्साहित थे कि बंगाल में भी खिलाफत असहयोग ने गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया एवं राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत मिली थी। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया था। ये आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था और असम में महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं और उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज्य का यशगान किया गया था। यानी कि महात्मा गांधी जो है इस तरह से सामने आए थे कि सभी जगह पर उनके नाम से उनको लगता था कि महात्मा गांधी उनके जो है आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, उनका साथ देंगे, इसलिए सभी ने आंदोलन स्टार्ट कर दिए। पंजाब में, असम में, चाय बागान में किसी ने अपनी जॉब छोड़ दी, किसी ने वकालत छोड़ दी, किसी ने स्कूल छोड़ दिए। सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया आंदोलनों में। महंत का क्या मतलब होता है? सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता। और गैर कानूनी बेदखली, पटाईदार को उसके पट्टे से गैर कानूनी ढंग से निकाल देना। ये देखिए, आगे का हम करेंगे कल, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। हमने सिर्फ हाफ चैप्टर किया है यहाँ तक। जनता के महात्मा, इनके बारे में हम कल जानेंगे डिटेल में। महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि। जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी की अक्सर एक देवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता है। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे। वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य जो है राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनका मानना था कि महात्मा गांधी है सभी का मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़ करके हर आंदोलन में हिस्सा लिया था गांधी जी के नाम से। घेरेबंदी का मतलब होता है किसी को इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध के लिए वहाँ जाने के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे, उसको क्या कहते हैं? घेरेबंदी। रोलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। महात्मा गांधी का आगमन कब आए थे वे? 1915 में। और वहाँ पर क्या कर रहे थे? अफ्रीका में नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया था उन्होंने। आगे देखिए यहाँ पर, हाँ, जन राष्ट्रवाद का उदय। ये यहाँ पर भी नहीं, देखिए 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जो कि पूछे गए हैं ना पहले, वो मैंने दोबारा से करवा दिए हैं।
ये नारा आपसे पूछेगा, जो है जन्म स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। ये किसका नारा था? तिलक जी का, बाल गंगाधर तिलक। ये देखिए हमारा क्लास 8 का चैप्टर हमने सिर्फ हाफ किया है, कल हम इसका आधा दूसरा भाग है वो कल करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखना, दूसरी वीडियो भी, जब तभी आपको डिटेल में समझ में आएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।